12 अक्टूबर साल 1972 दोपहर के 2:18 पर फेयर चाइल्ड FH-227D एयरक्राफ्ट 40 पैसेंजर्स और 5 क्रू मेंबर्स को लेकर यूरुग्वे के शहर मोंटेविडो से टेक ऑफ होता है। खराब मौसम के चलते एयरक्राफ्ट 13 अक्टूबर के रोज इंडीज के पहाड़ों पर क्रैश हो जाता है, जिससे 12 पैसेंजर्स मौके पर ही मारे जाते हैं और बाकियों को अगले 72 दिनों तक -30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में भूख मिटाने के लिए अपने ही मरे हुए फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के बॉडी पार्ट्स खाने पड़ते हैं। प्लेन क्रैश, एवलांचेस और भूख की वजह से 45 पैसेंजर्स में से सिर्फ 16 ही जिंदा रह पाते हैं। व्यूअर्स, आइए आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे उन्होंने 72 डेज तक माउंटेन्स ऑफ इंडीज पर -30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और बर्फानी तूफानों में जिंदगी और मौत की जंग लड़ी और कैसे उन्होंने 61 किलोमीटर पैदल सफर करके अपनी जिंदगियां बचाई। व्यूअर्स, चलिए एक बार फिर शुरू से समझने की कोशिश करते हैं। फेयर चाइल्ड एयरक्राफ्ट को ओल्ड क्रिश्चियन क्लब की रग्बी टीम के प्लेयर्स, फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को एक एग्जीबिशन मैच के लिए चिली के शहर सैंटियागो के लिए बुक किया गया था। ये एक रूटीन फ्लाइट होने वाली थी, जिसे बाद में द मिरेकल ऑफ इंडीज का नाम दिया गया। फ्लाइट 571 ने रग्बी टीम को यूरुग्वे से चिली ले जाने के लिए सबसे शॉर्टेस्ट और डेंजरस रूट यानी माउंटेन्स ऑफ इंडीज के ऊपर से गुजरने का फैसला किया। फ्लाइट के टेक ऑफ होने के कुछ ही देर बाद मौसम की खराबी की वजह से एयरक्राफ्ट को रात भर के लिए अर्जेंटीना के शहर मेंडोजा में रुकना पड़ा। 13 अक्टूबर 2:30 पर पुअर विजिबिलिटी की वार्निंग्स मिलने के बावजूद फ्लाइट दोबारा टेक ऑफ होती है। नेविगेशन एरर की वजह से पायलट को लगता है कि वो 3:21 पर माउंटेन्स ऑफ इंडीज के ऊपर से गुजर चुके हैं और जल्द ही सैंटियागो में लैंड करने वाले हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल की तरफ से क्लियरेंस मिलने पर पायलट्स ने आहिस्ता आहिस्ता प्लेन को लो एल्टीट्यूड पर लाना शुरू कर दिया कि अचानक उनके सामने क्लाउड्स आए और विजिबिलिटी मुकम्मल तौर पर 0 हो गई और जैसे ही प्लेन क्लाउड से गुजरा तो पायलट्स देखकर शॉक्ड हो गए कि प्लेन इंडीज के पहाड़ों से टकराने वाला था। उन्होंने जल्दी से प्लेन को हाई एल्टीट्यूड पर करने के लिए गियर अप करना शुरू कर दिया। तहम 3:34 पर प्लेन एक माउंटेन रिज से टकरा गया, जिससे प्लेन के दोनों विंग्स और टेल टूटकर तबाह हो गई और फ्रंट पार्ट माउंटेन से 750 मीटर स्लाइड होते हुए 11,500 फीट की बुलंदी पर एक ग्लेशियर में जा गिरा। प्लेन क्रैश होते ही 5 क्रू मेंबर्स और 7 पैसेंजर्स यानी 12 लोग मारे गए और रिमेनिंग 33 पैसेंजर्स में से काफी लोगों को सीवियर इंजरीज हुई और 5 पैसेंजर्स को इतनी ज्यादा इंजरीज आई थी कि वो पहली ही रात में मारे गए। एक और पैसेंजर अपनी इंजरीज की वजह से अगले 1 हफ्ते तक सरवाइव करता रहा, मगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिलने पर वो भी अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा। अब इस खून जमा देने वाली सर्दी में सिर्फ 27 पैसेंजर्स ही जिंदा बचे थे। ये समझते हुए कि उन्हें किसी भी दिन रेस्क्यू कर लिया जाएगा, वो लोग रात के -30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में प्लेन के रिमेनिंग पार्ट को शेल्टर बनाकर रहने लगे और अपने लगेज से मिलने वाला फूड, जिनमें चॉकलेट्स, जैम्स, ड्राई फ्रूट्स और वाइन की चंद बोतल्स को राशन की तरह इस्तेमाल करने लगे, जो लगभग अगले 1 हफ्ते में खत्म होने वाला था। 14 अक्टूबर के रोज चिली, अर्जेंटीना और यूरुग्वे की तरफ से सर्च ऑपरेशंस के लिए 11 अलग अलग हेलीकॉप्टर्स भेजे जाते हैं और सर्वाइवर्स SOS सिग्नल्स भेजने के लिए लिपस्टिक को ट्राई करने का सोचते हैं, मगर कुछ ही लम्हों में उन्हें अंदाजा हो जाता है कि इतने बड़े पैमाने पर लिपस्टिक से सारे लेटर्स लिखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं। तो वो अपने लगेज और प्लेन सीट को यूज करते हुए एक बहुत बड़ा क्रॉस का साइन बनाते हैं और अगले कुछ दिनों में सर्वाइवर्स ने 1 या 2 नहीं बल्कि 3 रेस्क्यू एयरक्राफ्ट को अपने ऊपर से गुजरते देखा। तो उन्होंने हर तरह से SOS सिग्नल भेजने की कोशिश की, तहम कोई भी एयरक्राफ्ट स्नो में व्हाइट प्लेन को लोकेट करने में कामयाब ना हो सका और अगले ही दिन 15 अक्टूबर को उन्हें रियलाइज होता है कि उन्हें प्यास बुझाने के लिए पानी की जरूरत है। तो एक पैसेंजर फिटोस्ट्रॉच पानी निकालने का एक तरीका ढूंढ लेता है। वो सब एक मेटल शीट को सनलाइट से वार्म करके स्नो मेल्ट करके बूंद बूंद करके प्यास बुझाते हैं। लगातार 8 दिनों तक जारी रहने वाला सर्च ऑपरेशन 21 अक्टूबर को रोक दिया जाता है और ये मानते हुए तमाम पैसेंजर्स को डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है कि -30 टेम्परेचर में फूड और बेसिक फैसिलिटीज के बगैर कोई भी जिंदा नहीं बचा होगा। तकरीबन 10 दिनों बाद 23 अक्टूबर के रोज सर्वाइवर्स ने कम्युनिकेशन के लिए प्लेन से एक ट्रांसिस्टर रेडियो ढूंढ लिया। ये एक 1 वे रेडियो था, जिससे सिर्फ सुना ही जा सकता था। कनीसा ने जब रेडियो से सुना कि इन सब को डेड डिक्लेयर करके रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया है, तो तमाम सर्वाइवर्स में डिसअपॉइंटमेंट की एक लहर दौड़ पड़ी। कुछ लोग रोने लगते हैं और कुछ अपने जिंदा रहने के लिए गॉड से प्रे करने लगते हैं। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, मालनरिश होने से वो दिन ब दिन बीमार और डीमोटिवेट होते जा रहे थे। स्टारवेशन इस हद
तक बढ़ गई थी कि कुछ ने प्लेन सीट्स पर लगे हुए लेदर को खाना शुरू कर दिया, जिससे वो मजीद बीमार पड़ने लगे। शदीद सर्दी के सबब वहाँ कोई एनिमल्स या बर्ड्स तक नहीं थे कि शिकार करके भूख मिटाई जा सके। भूख ने सर्वाइवर्स को बिलाकर सोचने पर मजबूर कर दिया। कोई और रास्ता ना बन पाने की सूरत में उन्होंने मिलकर फैसला किया कि जिंदा रहने के लिए मरे हुए लोगों के बॉडी पार्ट्स को कंज्यूम करना होगा। ये एक खौफनाक मगर जरूरी फैसला था। बॉडी पार्ट्स खाने के बाद भूख तो खत्म हो चुकी थी, कुछ एनर्जी भी मिल गई थी, मगर वो सारी रात जागते रहे और खुद को कोसते रहे कि अगले दिन कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड हुआ जो उनमें से किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। 29 अक्टूबर के रोज बैक टू बैक 2 एवालांचेस आते हैं, जिससे उनके रहने की जगह में बर्फ घुस जाती है और शेल्टर मुकम्मल तौर पर बर्फ के नीचे दब जाता है, जिससे मजीद 8 लोग मारे जाते हैं और अब बाकी जिंदा बचते हैं 19 सर्वाइवर्स को अब इस स्नो से निकलने के लिए टनल को खोदना था। तो पराडो एक मेटल रॉड का इस्तेमाल करते हैं और कई घंटों की लगातार स्ट्रगल के बाद आखिरकार वो एक टनल बना लेते हैं। पराडो जैसे ही इस टनल से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि बाहर एक बर्फानी तूफान चल रहा है, जिसकी वजह से अगले 3 दिन तक उन्हें इसी छोटी सी टनल में रहना पड़ता है। आखिरकार जब वो इस टनल से बाहर निकल आते हैं तो एक सर्वाइवर्स कनीसा ने सबको मुखातब करते हुए कहा कि जब हमें पता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया है, हमें यहाँ फंसे 1 महीने से भी ज्यादा अरसा हो गया है, तो अब हमें खुद कोई रास्ता तलाश करना होगा। जैसे जैसे टेम्परेचर मजीद बढ़ने लगा तो ग्रुप के 3 मेंबर्स कनीसा, पराडो और वजिंटन ने फैसला किया कि वो माउंटेन के पार जाकर चिली में ह्यूमन सिविलाइजेशन को ढूंढने की कोशिश करेंगे। और रूट प्लान करते वक्त उन्हें याद आया कि प्लेन क्रैश होने से पहले उन्होंने अनाउंसमेंट में सुना था कि उनके प्लेन ने कोरिको शहर को पास कर लिया है, जिससे उन्होंने अंदाजा लगाया कि अगर वो वेस्ट साइड में कुछ रूट प्लान करते हैं तो जरूर चिली के किसी इलाके तक पहुंच सकते हैं। 12 दिसंबर सुबह 5 बजे कनीसा, पराडो और वजिंटन ने अपने सफर का आगाज किया। 3 दिन की कठिन मुसाफत के बाद जब माउंटेन पर पहुंचे तो उन्हें एहसास हुआ कि वो असल में पहाड़ों के अंदर ज्यादा गहराई तक चले गए हैं। उनके पास फूड लिमिटेड थी और चलते रहना भी जरूरी था, तो वजिंटन ने अपना फूड देकर वापस कैंप में जाने का फैसला किया ताकि कनीसा और पराडो अपनी खोज जारी रख सके। वो दोनों एक बार फिर अपना रूट प्लान करते हैं और एक स्लीपिंग बैग के साथ अपना सफर जारी रखते हैं, जो उन्हें रात की खतरनाक सर्दी में जिंदा रहने में मदद दे रहा था। 14 दिसंबर के रोज आखिरकार उन्हें एक वैली नजर आती है जहां एक बहता हुआ दरिया और कुछ प्लांट्स थे। 10 मुश्किल दिनों तक इंतजार करने के बाद 20 दिसंबर को शाम 4:30 बजे उन्हें चिली का एक चरवाहा नजर आता है। कनीसा और पराडो ने मदद के लिए चीखना शुरू कर दिया, ताहम दरिया में बहते पानी के शोर से उसे कुछ सुनाई नहीं दिया, मगर हाथ से किए गए इशारों पर सर्जियो कैटलन की नजर पड़ गई। पराडो इससे हेल्प की अपील करता है और बताता है कि कैसे हम माउंटेन्स ऑफ इंडीज में स्टक हुए पड़े हैं, जिसके बाद सर्जियो को याद आता है कि उसने कोई 2 महीने पहले एक प्लेन क्रैश के बारे में सुना तो जरूर था। आखिरकार 22 दिसंबर साल 1972 को रेस्क्यू हेलीकॉप्टर क्रैश साइट पर पहुंच जाता है, मगर खराब मौसम के चलते 14 में से सिर्फ 6 लोगों को ही रेस्क्यू किया जाता है और बाकी 8 लोगों को अगले दिन रेस्क्यू किया जाता है। व्यूअर्स, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो द मिरेकल ऑफ इंडीज पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।